चलें जी स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल न्यूरल नेटवर्क देखा था, दैट इज़ अ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम। मैंने आपको बताया था कि जैसे-जैसे हम लोगों को हर वक़्त ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज़ लर्न करनी हो। बहुत मर्तबा ऐसा होगा कि हमें नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज़ भी लर्न करानी पड़ती हैं और नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज़ के लिए हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स क्या हैं मौजूद हैं। अब सपोज़ अगर मैं नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज़ को रिज़ॉल्व करूँ थ्रू लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये हमें एक हद तक हेल्प करेगा। लेकिन जैसे-जैसे मेरे फीचर्स की तादाद बढ़ती जाएगी, तो इट इज़ हार्ड कि मैं अपने डाटा को न्यूरल नेटवर्क के थ्रू क्लासिफ़ाई ठीक है? तो हमने देखा था कि जिस तरह हमारे डाटा की तादाद बढ़ती जाएगी, हम लोग कुछ इस किस्म की नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज़ क्या करेंगे? लर्न करेंगे। फिर हमने इस किस्म की चीज़ें देखी थी कि रियल लाइफ में हमारे पास फीचर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। लाइक अगर एक छोटे से चंक की बात की जाए तब भी वो इतने ढेर सारे फीचर्स हैं। अगर इसको पूरे इमेज पर स्क्रॉल डाउन करूँगी, इसका मतलब है कि व्हाट आई हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ और ह्यूज नंबर ऑफ फीचर्स। ठीक है? और ये फीचर्स मेरे क्या होते जाएँगे, बढ़ते जाएँगे स्टेप बाय स्टेप जैसे-जैसे मैं उसको इमेजेस पे मूव करवाती हूँ। फिर जी हमने न्यूरल नेटवर्क का आइडिया देखा था कि 80s और 90s में इसका कॉन्सेप्ट आया था। फिर उसके बाद लोगों ने इसे यूज़ करना छोड़ दिया था। लेकिन 2013 के बाद जब से डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया तो लोगों ने इस पे ज़्यादा फ़ोकस करवाना शुरू कर दिया। लाइक पीपल आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन कि किस तरीके से वो डीप लर्निंग के मॉडल्स को ट्रेन करके अच्छे से वेट्स को लर्न करके ऐसी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं जिसकी एक्यूरेसी या फिर हम कह सकते हैं जिसके रिजल्ट्स क्या होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। फिर हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था यू हैव सम सेट ऑफ इनपुट फीचर्स, ठीक है? यू हैव सम वेट्स या फिर पैरामीटर्स या फिर थीटास। आप क्या करते हो सेम उसी तरीके से यू टेक थीटा ट्रांसपोज इनटू एक्स। तो थीटा ट्रांसपोज इनटू एक्स मींस हर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा के साथ और फिर हम उसका क्या ले रहे हैं सम ले रहे हैं। लाइक मैंने आपको अगर इसी वर्डिंग में कहूँ तो मैंने कहा था कि हम लोग यहाँ पर इसे कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है? तो हम अपनी एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ यूज़ करते हैं दैट इज़ योर सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है? और सम ऑफ प्रोडक्ट में हमारे पास जो चीज़ होती है दैट इज़ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अपना एक्टिवेशन फंक्शन को हर बार लॉजिस्टिक ही रखें, अगेन इट डिपेंड्स। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम अपनी लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में यही केस को एक्चुअली में न्यूरल नेटवर्क का एज़ एन एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं। सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना? मैम। ओके, ओके। चलिए अभी छोटी-सी एक एग्ज़ाम्पल है। लाइक यू हैव 2 इनपुट वेरिएबल्स x1 एंड x2 लाइक दिस, ठीक है? और ये उनके क्या हैं वेट्स और +1 इज़ ऑलवेज़ बायस्ड दैट इज़ x0। लाइक अगर मैं कहूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा है। आई हैव x0, आई हैव x1 एंड आई हैव x2। क्लियर हो गया? अब हमने क्या किया x0, x1 and x2 और and I have some weights. This weight is W0 या theta 0, then theta 1 and then theta 2. Like हर के against I have theta 0, I have theta 1 and I have theta 2. क्लियर हो गया ना? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम स्टेप बाय स्टेप अपनी ट्री पर ये चीज चलाएंगे। लाइक हमने क्या किया, सपोज पहला वाला केस सॉल्व करें। जब x1 भी 0 है और x2 भी क्या है 0, तो जब 0 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आएगा? 0 0 प्लस 20 को 0 से मल्टीप्लाई किया फिर क्या आएगा? 0 0 ही आएगा। 0 और फिर जब प्लस किया प्लस -10 इंटू ये तो मेरे पास टोटल आंसर क्या आ गया? -10 0 -10 -10 जी जी -10। ठीक है। अब हो सकता है ठीक है इसका हाइपोथेसिस फंक्शन ये कह रहा हो। अब हाइपोथेसिस फंक्शन भी वेरी कर रहा है कि मैंने क्या कंडीशनिंग सेट की है, ठीक है? सपोज मैंने ये कंडीशनिंग सेट की जी कि जब भी मेरा हाइपोथेसिस नेगेटिव होगा ना तो उसने मुझे आंसर क्या देना है 0 और जैसे ही मेरा हाइपोथेसिस पॉजिटिव 0 होगा तो जी उसने मुझे आंसर क्या देना है 1, 1 ठीक है? अब जरा ये वाला केस हम चलाते हैं। सेकंड वाला x1 है 0,
ठीक है, x1 है 0, बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है किसी के, काइंडली म्यूट कर दें। x1 है 0, तो x1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 20 से, तो मेरे पास क्या आ गया 0। इसमें मैंने ऐड कराया 1। अब मैंने क्या करना है, x2 की वैल्यू है 1, तो मैंने क्या किया, मैंने 1 को मल्टीप्लाई करा दिया 20 के साथ, ठीक है। और फिर मैंने इसमें ऐड करा दिया -10, तो एज अ होल मेरे पास ये क्या वैल्यू बन गई। लेकिन अगर मैं इसको करूं, ठहर जाओ, ऐसे हो जाएगा ये 0 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 20 प्लस 1 इंटू -10, ठीक हो गया। और ओवरऑल हमारे पास आ गया 20 - 10, तो मेरी वैल्यू क्या आ गई 10। 10 तो जब मेरा हाइपोथेसिस पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, 1 क्लास से। ones. क्लियर हो गया। ठीक है मैम। चलिए जी, अभी एक छोटी सी और एग्जांपल है। इस केस में हमने क्या किया, हमने वेट्स थोड़े चेंज कर दिए। अब मैं इसमें ना थर्ड केस चला लेती हूँ। अगर मैं x1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, x1 को 1 के साथ हाँ, तो 20 आ गया, 20 20 आ गया। 20 और अगर मैं x2 को मल्टीप्लाई करूँ, लाइक दैट इज 0, 0 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 20 से, तो मेरे पास क्या आएगा 0 20। तो अगर मैं टोटल की 20. बात कर रही हूँ, हाँ, अगर मैं टोटल की बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि -30 प्लस 20, ऐसे ही है, ऐसे ही है कि नहीं है। यस जी जी लाइक अगर जी. मैं कहूँ तो -30 प्लस 20 प्लस 0, एंड दिस विल बी इक्वल टू -10, 10 ठीक हो गया। तो जब -10 हो गया, तो मैंने यहाँ पर उसको क्या एलोकेशन कर दी, 0 की, 0 ठीक है। अगेन ये डिपेंड कर रहा है, जरूरी नहीं कि नेगेटिव को 0 ही करना है। मैं अपनी हाइपोथेसिस की कंडीशन को चेंज भी करा सकती हूँ। लाइक मैं माइनस को, नेगेटिव वैल्यू को 1 रखवा सकती हूँ, और 1 वैल्यू को नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव करा सकती हूँ। क्लियर हो गया ना। ये चीजें डिपेंड करती हैं कि हम लोग अपना हाइपोथेसिस किस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं। चलिए जी, अब ये वाला केस देखिए। अब देखिए, अगर x1 की वैल्यू 0 हो, अगर 0 हो, तो मेरे हाइपोथेसिस का आंसर क्या आएगा, 10 आएगा कि नहीं आएगा, 10 आएगा। तो 10 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो 10 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो इट मीन्स के मेरी वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 1, यस ठीक है। और अगर मैं x1 को 1 कर दूं, तो फिर मेरे पास -20 आएगा। तो -20 प्लस 10 इज इक्वल टू -10, यस तो दैट व्हिच इज इज अ इक्वल टू 0 नेगेटिव, हाँ, विच इज इक्वल टू 0। क्यों, बिकॉज -10 इज अ नेगेटिव नंबर, ठीक हो गया। यस ठीक, ये एक्स और या एक्स नॉर का जो गेट है ना, ये उसकी कुछ डिसीजन बाउंड्री लर्न की गई है, और ये डिसीजन बाउंड्री है नॉन लीनियर, ठीक है। देखने में समझ आ रहा है, जो सर्कल टाइप बना दिया ना, ये नॉन लीनियर है। लाइक इसके अंदर एक क्लास है, और जब भी डाटा इससे बाहर निकल रहा है तो वो एक और क्लास है, ठीक है। ठीक है मैम। देन इस स्लाइड का मकसद सिर्फ इतना है कि न्यूरल नेटवर्क में जरूरी नहीं है कि यू हैव ओनली वन इनपुट लेयर, ठीक है, और वन आउटपुट लेयर। न्यूरल नेटवर्क कैन बी डीप, it contain any number of layers, it contain any number of neurons. Again it depends on the problem कि हमने अपने न्यूरल नेटवर्क को कितना ज्यादा डीप करना है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली कॉन्सेप्ट ये है कि एक बड़ा सा न्यूरल नेटवर्क इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्मॉल न्यूरल नेटवर्क्स। ऐसा है कि नहीं है। अब देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया, ये जो न्यूरल नेटवर्क है ना एंड का, ठीक है, इसको यहाँ कंबाइन कर दिया, और इसकी आउटपुट क्या आ गई A1, ठीक है। दूसरा न्यूरल नेटवर्क ये ब्लू वाला, इसको यहाँ कंबाइन कर दिया, 1 2 3, और जो इसकी आउटपुट है यानी ये चीज यहाँ पर हमारे पास आ गई, ठीक है।
और थर्ड जो है दैट इज और कैसे काम कर रहा है कि इन तमाम को जो इनकी आउटपुट्स है विद अनदर 22 हम लोग कंबाइन करके एक और न्यू जिसे कहते हैं न्यूरल नेटवर्क वो यहाँ बना सकते हैं। ठीक हो गया? और एंड पे हमारे पास एट द एंड क्या चीज आ गई दैट इज हाइपोथेसिस। पर ओवरऑल सिर्फ इस स्लाइड में ये बात समझने की है कि आपका जो न्यूरल नेटवर्क है इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्मॉल इंडिविजुअल न्यूरल नेटवर्क्स। हम उन न्यूरल नेटवर्क्स को कंबाइन करते हैं और उनको कंबाइन करने के बाद फर्दर वी हैव अ बिग न्यूरल नेटवर्क। क्लियर? Yes. बाकी आज बच्चों कसवर नहीं आ जाया हुआ? अक्सा, कसवर, अम्मार, सुहेब, शकील। अरे मैम सब मैम सब आए हुए हैं, समझ आ रही है मैम बिल्कुल। अच्छा चलिए ठीक है। आज बड़ी खामोशी है इसलिए मुझे हैरानी हो रही है। चलो ठीक है। अभी एक छोटा सा न्यूरल नेटवर्क है जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था व्हाट यू हैव एन इनपुट लेयर, यू हैव एन आउटपुट लेयर और उसके दरमियान में जितनी भी लेयर्स हैं वो तमाम की तमाम लेयर्स क्या हैं? हिडन लेयर्स हैं। ठीक है? और ये जो न्यूरॉन्स हैं जो कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान में हैं दीज आर योर एक्टिवेशन फंक्शंस। मैम जी इनपुट लेयर्स जो होती हैं वो एक ही होगी या डिफरेंट हो सकती है? नहीं, लेयर तो एक ही होगी। इट कैन हैव मल्टीपल न्यूरॉन्स। ओके ओके चले अब एक बार ये वाली बात जरा पढ़ें उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। हाँ जी पढ़ लिया। yes मैम। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन इसमें थोड़ा सा उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि न्यूरल नेटवर्क ओवरऑल तो उसके बारे में बता दिया ना और ये बताने की कोशिश की गई है कि बड़ी बड़ी जो टॉप की कंपनीज हैं लाइक फेसबुक, गूगल और IBM इन्होंने लॉन्च किए हैं बहुत सारे डीप लर्निंग के प्री ट्रेन मॉडल्स। ठीक है? और वो बड़ी बड़ी हाई लेवल की मशीन्स यानी GPUs पे ट्रेन हुए हैं और इन्होंने एक्चुअली में उन मॉडल्स के थ्रू एक कॉन्सेप्ट दिया है दैट फेमस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ट्रांसफर लर्निंग। ठीक है? ट्रांसफर लर्निंग ये कहती है कि तुम लोगों ने डिफरेंट मॉडल उन्होंने अपने मॉडल्स बनाए और मार्केट में दे दिए। अब हम क्या करते हैं हम उनके मॉडल्स के वेट्स को यूज करते हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। तो हमने ट्रांसफर कर दी लर्निंग। वो मॉडल बनाए गए थे इमेजेस के लिए अब हम उन मॉडल्स को यूज करवा रहे हैं अपने अपने डिफरेंट तरह के पर्पसेस के लिए। बात समझ आ रही है? फॉर Yes. एग्जांपल ये तमाम प्री ट्रेन मॉडल्स नॉर्मली जो उनसे है ना इमेजेस के डाटा सेट इमेज नेट पर ट्रेन हुए हैं लेकिन अब मैं इन प्री ट्रेन और इन प्री ट्रेन मॉडल्स के वेट्स लर्न हो चुके हैं उन्हें पता है कि ये वो अच्छे वेट्स हैं या ये वो अच्छे पैरामीटर्स हैं जहां पर इसकी आउटपुट अच्छी आ रही है। ठीक हो गया? तो अब इन्होंने क्या किया है वो दीज प्री ट्रेन मॉडल्स आर एक्चुअली अवेलेबल। हम अपने किसी भी तरह के डाटा सेट या अपनी किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए अपने उन तमाम जो उनसे प्री ट्रेन मॉडल्स उनको यूज करा सकते हैं। ठीक है? हम इवन उनके प्री ट्रेन मॉडल्स में अपनी मर्जी से चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर मैं चाह रही हूँ उनकी लेयर्स ज़्यादा हैं तो मैं कम कर सकती हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि उनके न्यूरॉन ज़्यादा हैं मैं उन्हें कम कर सकती हूँ। ठीक है? तो मैं अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली उनके प्री ट्रेन मॉडल्स को ना सिर्फ यूज़ कर सकती हूँ बल्कि मैं उनके पैरामीटर्स की क्या करा सकती हूँ ट्यूनिंग भी करा सकती हूँ। ठीक हो गया?
तो होता क्या है, नहीं, हमारे डेटा सेट तो डिफरेंट होगा ना उन हाँ इमेजनेट के डेटा से ये, या, हाँ लेकिन ठीक है, वो तो उन्होंने जो वहाँ पे वेट्स गेन किए हैं वो उस डेटा सेट के अकॉर्डिंग किए हैं, तो वो फीचर हैं अगर वो हमारी डेटा सेट में अवेलेबल ही ना हो। मैं बताती हूँ, जो उन्होंने वेट्स दिए ना, अगर मैं उनके प्री ट्रेन मॉडल नहीं यूज करती ना, तो मुझे स्टार्ट में कुछ रैंडम वेट्स देने पड़ेंगे, ठीक है, और वो रैंडम ठीक है, वेट से मेच्योर वेट्स की तरफ आना बहुत मुश्किल काम है, लाइक पता नहीं कितने दिन या कितने महीने लग जाए हमारी मशीन्स पर। जी जी, तो जो वेट्स उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिए हैं ना, वो कुछ स्टैंडर्ड वेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं फिक्स हैं, लाइक इस हद तक सही, इमेज के कुछ ना कुछ फीचर्स तो प्रोवाइड किए ही जाते हैं, लाइक इनिशियल फीचर्स ठीक भी हो, सेम। देखो वेट्स फिक्स रह रहे हैं, एक्सट्रैक्शन एज इट इज रह रही है, अगर मैं डाटा से सही, डिफरेंट भी कर दूं तो निकाल तो हम फीचर्स ही रहे हैं ना, पहले लो लेवल, जी फिर मिड लेवल और फिर हाई लेवल, ठीक है। सही हो गया। एक्चुअली तो वो बेस देना चाह रहे हैं, स्टार ट्यूनिंग जो है वो इजी हो जाएगी एग्जैक्टली हमारे लिए। एग्जैक्टली, वरना अगर हम अपने रैंडम पे करें तो पता नहीं हमें कितनी ज्यादा टाइम लग जाए। यही तो ज्यादा टाइम कॉन्सेप्ट है, लगेगा, दिस इज ट्रांसफर लर्निंग, ट्रांसफर करना है, बिल्कुल यानी किसी और काम के लिए बनाई गई चीज को अपने काम के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया। जी, तो अब ठीक, हम क्या करें, इस ट्रांसफर लर्निंग के और इस सारे न्यूरल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें हेल्प हो रही है कि हमारा सिस्टम इतना मेच्योर हो गया है कि वो खुद ही फीचर्स को लर्न कर रहा है। देखो न्यूरल नेटवर्क एक हद तक चलता है, उसमें लेयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अगर हमें डीप फीचर्स को लर्न कराना है, डीप एनालिसिस परफॉर्म करना है, तो इन सारी चीजों के लिए इट इज कंपल्सरी कि वी हैव सम सेट ऑफ फीचर्स जो कि ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम हमें निकाल कर दे रहा हो, ठीक है। और वो जो हमारा सिस्टम हमें निकाल के दे रहा है, दैट आर एक्चुअली एक्टिवेशन फंक्शन, वो जितनी लेयर्स बढ़ती जाएंगी ना, उतने ही हमें एट द एंड फीचर्स एक्सट्रैक्ट होकर मिलते रहेंगे, ठीक हो गया। yes, चलिए जी, और क्योंकि कहानी तो वही आ गई, क्यों वो वेट्स या पैरामीटर्स लर्न करने हैं, ताकि हमारी कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। अब ये चीज देखो, ये वही बात है लेकिन थोड़ी मैथमेटिकली लिखी हुई है। यू हैव 3 इनपुट्स, ठीक, यू हैव सम वी फॉर वेट्स, मतलब अगर मैं इसको, मैं ना ये स्केच बना के आप लोगों को तो थोड़ा सा एक बार दिखा देती हूँ। कुछ ऐसा ही था ना, ठीक हो गया। अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, V1 वेट, वेट के लिए W भी कोई भी वेरिएबल यूज हो सकता है, ठीक है, ये हो गया V2, ठीक है जी। सपोज यहाँ मैं A लिख देती हूँ A1, यहाँ मैं लिख देती हूँ A2 और यहाँ मैं लिख देती हूँ C, ठीक है, और सपोज इस लेयर के वेट्स हैं W1 और W2, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि आई हैव अ वेक्टर ऑफ X, ठीक है, आई हैव अ वेक्टर ऑफ V also weights, I have a vector of W. Any confusion in this? Clear है? yes, Okay. अब हम आगे देख लेते हैं कि इस सारे पैरामीटर्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज बच रही है। तो यहाँ पे भी उन्होंने ये कहा है कि यू हैव सम V वेक्टर जो कि यहाँ के वेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ A1 A2 कर दिया है अपने केस में, और यहाँ पर क्या चीज मेंशन है, H1 H2, और यहाँ पर मेरे पास जैसे W1 W2 है, सेम उसी तरीके से आई हैव अ वेक्टर दैट इज W, ठीक हो गया। अब आप नोट करो तो यहाँ पर मैंने क्या सिंबल यूज हुआ है, यहाँ पर इस सिंबल को क्या बोलते हैं बच्चों,
सिग्मा नहीं बोलते, सिग्मॉइड बोलते हैं, एग्जैक्टली Yes. इसको हम सिग्मॉइड बोलते हैं। तो इसका मतलब है अगर मैंने ये कैलकुलेट करना है तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकती हूँ कि मैंने सिग्मॉइड ऑफ क्या कैलकुलेट करना है, A1 कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया? Yes. और सिग्मॉइड ऑफ A1 का मतलब ये है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं यार ये मैंने ना गलत किया, x0 होगा, ये x1 होगा और ये होगा x2। तो मैं क्या करूँगी, मैं x0 इंटू V1 प्लस क्या आएगा, x2 इंटू V3 V2. प्लस x3 इंटू V5, ऐसा ही है। और इस सब को मल्टीप्लाई करने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं इस पे ये चीज़ अप्लाई कर दूँगी, 1 ये प्लस x1 V3 नहीं आएगा? नहीं, 0 यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 वो आएगा, आपने यहाँ पे हाँ, चेंज और कर दिया ना खैर मैम। और यहाँ 2 आएगा। ठीक है, अब ठीक है। जी और जी फिर इसके बाद मैं इसका अप्लाई क्या कर दूंगी, सिग्मॉइड। क्लियर हो गया? यस। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि कैलकुलेट करके दें जरा मुझे सिग्मॉइड ऑफ A2, तो अब मेरे पास आ जाएगा जी x0 V2 V3 V3, हाँ V3 V3 है। V3, ओए नहीं ये V2 है, सॉरी V2। ओके ठीक है, दिस इज V2 प्लस x1 V4 प्लस x3 V6। ठीक हो गया? फिर सेम उसी यस। तरीके से हम इस पे भी सिग्मॉइड अप्लाई कर देंगे। x2 v0 ठीक हाँ है, x2 है। ओ सॉरी x2 है जी, ये लीजिए ऐसे। अब ठीक हो गया? जाग रहे हो तुम यस लोग सारे, अच्छी बात है भाई। जी मैम। चलिए, मैम यहाँ पे ये जो 1/1 प्लस ई माइनस जी है, ये ऊपर जो सिग्मॉइड की वैल्यू जाएगी वही जी हाँ होगी ना जी, सारी? हाँ जी, ये जो आप लोग इनका सम ऑफ प्रोडक्ट ले लेंगे ना, तो फिर आपके जी पास जी, ये सारी जी हो जाएगी। एग्जैक्टली ठीक हो गया। ठीक है, सिग्मॉइड कैलकुलेट फिर करके उसे आपने एक्सपोनेंशियल लेंगे। हाँ हाँ ये एग्जैक्टली वही, एक्सपोनेंशियल है ना? हाँ एक्सपोनेंशियल है। ई वही वाला जो नहीं, ई जो हमारा फिक्स है 2 पॉइंट कुछ इसकी वैल्यू है। जी जी 2.14 है। हाँ जी, अब हम यहाँ आ जाएंगे। सी कैलकुलेट करने का मतलब है कि मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या करना है, मैंने A1 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, W1 के साथ, और फिर मैंने A2 को भी मल्टीप्लाई कर देना है W2 के साथ। ठीक हो गया? और फिर इसका जो भी रिजल्ट आएगा फिर हम उसका अप्लाई कर देंगे सिग्मॉइड ऑफ C। ठीक है, फिर दोबारा वही फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ सेम वही एक्टिवेशन फंक्शन, सेम टू सेम वही रहेगा। हम वही एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर देंगे और फिर हमें हमारी C की वैल्यू मिलेगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो। बाकी अक्सा, अनम बच्चे, जो बच्चे और सबको क्लियर है? बस हो ही रहा है। जी बच्चे, आवाज नहीं सही है अनम की, मुझे लग रहा है आवाज थी। मैम आपकी आवाज कट रही है। हाँ कट रही है, डिस्कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे भी अगर मैथमेटिकली तुम लोग इस चीज को पढ़ो तो तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने अपने v को डॉट प्रोडक्ट लिया x के साथ, ऐसे ही है ना? हमने अपने इन x वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया अपने v के साथ, और v क्या थे, v हमारे थे वेट्स। और जब हमने अपने इन इनपुट वेरिएबल्स को अपने v वेट से मल्टीप्लाई किया तो हमें एट द एंड h मिल गया। ठीक है, और फिर जब हमें h मिल गया तो हमने अपने इस h को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस h को w के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर एट द एंड हमें कोई ना कोई एक स्पेसिफिक मैम ये भी कोड वेट्स की, हैं और वो भी वेट्स हैं। हाँ हर लेयर के अपने अपने वेट, हर लेयर के अपने अपने वेट्स। ठीक है। देखो ना न्यूरल नेटवर्क क्या कहता है, एक की आउटपुट अगले की इनपुट, फिर उसकी आउटपुट अगले की इनपुट। जी जी तो इसका मतलब है कि जितनी इनपुट उतने हमारे पास वेट्स आते जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि न्यूरल नेटवर्क का जितना ज्यादा डीप, जितना वो डीप जाएगा ना उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही होती है,
क्योंकि अभी यहाँ केस में तो 1 2 3 4 5 6 8 वेट्स आपको लर्न करने पड़े हैं ना। अब सोचो अगर एक जी इमेज हो और उस इमेज के 1024 इनपुट वेरिएबल्स हों, तो 1024 इनपुट वेरिएबल्स पहली लेयर के, फिर स्टेप बाय स्टेप हम ये चीज़ आगे लेते जाएंगे और इस तरह करके हमारी बहुत ज़्यादा वेट्स लर्न करने पड़े। तो इतने वेट्स को लर्न करना सिस्टम के लिए तो मुश्किल होता ही है और मैनेज करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन एक्चुअली में ना एप्लीकेशन इतनी अच्छी होती हैं इन चीज़ों की कि पीपल प्रेफर कि वो यूज़ करें इन न्यूरल नेटवर्क्स को, लेकिन उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे आते हैं। फिर लोग कहते हैं ये डीप जाए या इसको मैनेज करना या इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कॉस्ट भी बढ़ती जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं पता। ठीक हो गया। और फिर वही गेम, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मिनिमाइज द लॉस फंक्शन, यू नीड टू मिनिमाइज ओके द लॉस फंक्शन। चलो और हम तब तक अपने लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करते जाएंगे जब तक हमें ना हो जाए कि हमने वो वेट्स लर्न कर लिए जिन पर हमारी कॉस्ट क्या आई है, मिनिमम जिन पे मिनिमम हमारी कॉस्ट मिनिमम है। तो वही वाला अगर हम ML की सिर्फ बात करें तो हमारे एल्गोरिथम्स क्या काम कर रहे हैं, यू हैव सम वेट्स, यू कैलकुलेट द हाइपोथेसिस, यू कैलकुलेट द कॉस्ट एंड देन रिकर्सिवली यू अपडेट द थीटास अंटिल और अनलेस आपकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो क्या क्लियर हो मिनिमम गया। ओके यस अच्छा अब आगे स्लाइड से नहीं करना, आगे ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। स्लाइड्स का कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है